एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। मैं हूं आपके साथ नित्या सिंह। बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई बारिश से बड़ी ठंड, येलो अलर्ट हुआ जारी। दिल्ली एनसीआर में शनिवार की सुबह बारिश की ठंडी बूंदों ने की। मौसम विभाग ने इस बारे में शुक्रवार देर रात अपडेट जारी कर दिया था। इसके पहले जारी पूर्वानुमान में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने व बारिश की संभावना जताई गई थी। विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 16 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की पूर्वानुमान है। आईएमडी की माने तो बारिश खत्म होने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी और यह लुढ़क कर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मौसम विभाग की ओर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी जारी कर दी गई है, जो पूरे उत्तर भारत पर अपना असर दिखाएगा। पहले ही आईएमडी ने बता दिया था कि इस विक्षोभ के कारण आज और रविवार को दिल्ली में तेज बारिश की संभावना हो सकती है और विभाग ने 22 जनवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा और उसके साथ ही उनके अनुसार 2 दिनों तक राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम घना कोहरा छाया रहेगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। 400 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। देश में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े देश में तीसरी लहर का भी संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। हालांकि यह आंकड़ा कल के मुताबिक 9,550 कम है। भारत में पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज भी ठीक हुए हैं। वहीं मौत के आंकड़ों में भी कमी आई हुई है। 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कल कोरोना के 700 तक लोगों की मौत हुई थी। अब कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 21 लाख के पार हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया यूपी का यूथ मैनिफेस्टो, जिसमें 8 लाख महिलाओं को नौकरी देने का किया वादा। ये जो भर्ती विधान है, इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। उन्होंने, वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं, वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से, मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से
पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। ऐसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाए। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसका कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की, वो नहीं हो रही है। तो इन सब को बातों को एड्रेस करते हुए ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं, उनको हमने एड्रेस किया है। इनके कुछ डिटेल मैं आपको देना चाह रही हूं। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्यालयों में 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है, उसको रिलैक्स करके जहां जहां हुनर है, जहां जहां 100 से ज्यादा एक ही इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं, वहां पे उसे एक क्लस्टर डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें पूरी सुविधाएं और जितने भी साधन संसाधन हैं वो दिए जाएंगे ताकि उनका बढ़ावा हो। इसमें खास तौर से हम युवाओं पे फोकस करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी, वो भी मुफ्त होगी। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब परीक्षाएं देते हैं तो साल भर के लिए रिजल्ट नहीं आता, उसका कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा देने के बाद, या फिर पेपर लीक होता है तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। कांग्रेस से बगावत का अदिति सिंह व राकेश को मिला इनाम, भाजपा ने इन सीटों पर बनाया उम्मीदवार।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के गढ़ में पार्टी से बगावत का इनाम आदित्य सिंह व राकेश को भाजपा ने टिकट के रूप में दे दिया है। जिले की 6 सीटों में भी अभी सिर्फ 2 सीटों पर ही नामों की घोषणा हुई है। 4 सीटों पर अब भी दावेदारों के नामों को लेकर संशय बना हुआ है। जिले में चौथे व 5वें चरण में वोटिंग होनी है। कांग्रेस व विधायक पद त्याग पत्र देने के बाद अगले ही दिन भाजपा रायबरेली सदर के विधायक रही आदित्य सिंह का टिकट फाइनल कर पार्टी ने उनकी सियासी कद को बढ़ा दिया है। वहीं 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मुकाबले भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के भाई व हरचंदरपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर पिछला चुनाव जीतने वाले राकेश सिंह को टिकट देकर पार्टी ने जिले के राजनीति में संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया है। हाई प्रोफाइल राजनीति का गढ़ रायबरेली एक बार फिर चर्चा में है। यहां से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 5वीं बार सांसद हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में आदित्य व राकेश का परिवार कांग्रेस में था और यही दोनों चेहरे थे जो कांग्रेस से टिकट पर चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। इसे संयोग कहें या राजनीति का दरकार, 5 साल में पहले दोनों ही परिवार कांग्रेस में थे और अब दोनों परिवार भाजपा में हैं। दिल्ली में सोमवार से 50% कर्मचारियों के साथ फिर खुलेंगे दफ्तर, गाइडलाइन के साथ जारी होगा आदेश। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार 5 बजे तक लगातार 55 घंटे तक लगने वाला वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल खत्म नहीं होगा। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने के समेत कई तरह के अन्य प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव उप राज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। हालांकि निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी काम कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उप राज्यपाल ने मान लिया है। ऐसे में सोमवार से दिल्ली में सरकारी और निजी दफ्तर 50% कर्मचारी क्षमता के साथ खुलेंगे। इसको लेकर शनिवार को आदेश जारी किया जा सकता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि राजधानी में निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ कामकाज में कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आदेश में डीडीएमए ने सलाह दी कि जहां तक संभव हो निजी कार्यालय वर्क फ्रॉम होम रखे जाएं और डीडीएमओ ने ये भी कहा कि निजी कार्यालय खोले जाने पर काम करने के समय को बांटें ताकि कार्यालय में एक साथ कम लोग काम करें। इससे कार्यालय में शारीरिक दूरी का नियम लागू कर पाना संभव हो सकेगा। डीडीएमए के अनुसार अगले आदेश तक राजधानी में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 5 बजे तक जारी रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने मणिपुर को बताया खेल प्रतिभाओं का पावर हाउस, कही यह बात। मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मणिपुर को देश में खेल के महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मणिपुर को खेल प्रतिभाओं का पावर हाउस बताया। स्थापना दिवस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य की 50 सालों की गौरवशाली यात्रा में योगदान देने वाले हर व्यक्ति को बलिदान और प्रयासों का श्रद्धांजलि अर्पित किया। पीएम ने मणिपुर के इतिहास में उतार चढ़ाव के बीच लोगों के लचीलेपन और एकता को उनकी असली ताकत का करार दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के प्रत्यक्ष लेखा जोखा प्राप्त करने के लिए अपने निरंतर प्रयासों को भी दोहराया है। इससे पीएम को लोगों की संभावनाओं, भावनाओं और अपेक्षाओं की बेहतर समझ हासिल करने और राज्य के परेशानियों को सुलझाने के तरीके खोजने में मदद मिली है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मणिपुर के लोग अपने सबसे बड़ी इच्छा शांति को पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर शांति और बंद व नाकाबंदी के आजादी का हकदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मणिपुर को देश में खेल का महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मणिपुर के बेटे बेटियों ने खेल के क्षेत्र में नाम रोशन किया है। उनके जुनून और क्षमता को देखते हुए राज्य में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में भी मणिपुर के युवाओं की सफलता पर टिप्पणी की। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के एक्ट ईस्ट नीति को केंद्र बताते हुए दृष्टि में मणिपुर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर मणिपुर को, मणिपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। मणिपुर एक राज्य के रूप में आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके लिए बहुत लोगों ने अपना तप और त्याग किया है। ऐसे हर व्यक्ति को
मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। मणिपुर ने बीते 50 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हर तरह के समय को सभी मणिपुर वासियों ने एकजुटता के साथ जिया है, हर परिस्थिति का सामना किया है। यही मणिपुर की सच्ची ताकत है। बीते 7 सालों में मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि आपके बीच आऊं और आपकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का फर्स्ट हैंड अकाउंट ले सकूं। यही कारण भी है कि मैं आपकी उम्मीदों को, आपकी भावनाओं को और बेहतरीन तरीके से समझ पाया और आपकी समस्याओं के समाधान के नए रास्ते तलाश कर पाया। मणिपुर शांति डिजर्व करता है, बंद ब्लॉकेड से मुक्ति डिजर्व करता है। ये एक बहुत बड़ी आकांक्षा मणिपुर वासियों की रही है। आज मुझे खुशी है कि वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मणिपुर के लोगों ने ये हासिल किया है। बड़े लंबे इंतजार के बाद हासिल किया है। आज बिना किसी भेदभाव के मणिपुर के हर क्षेत्र, हर वर्ग तक विकास पहुंच रहा है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत तौर पर बहुत संतोष की बात है। साथियों, मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज मणिपुर अपना सामर्थ्य विकास में लगा रहा है। यहां के युवाओं का सामर्थ्य विश्व पटल पर निखर कर आ रहा है। आज हम मणिपुर के बेटे बेटियों का खेल के मैदान पर जज्बा और जुनून देखते हैं तो पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। बस्ती जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते केस के बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जिला अधिकारी बस्ती सौम्य अग्रवाल की मेहनत रंग लाई। बस्ती जनपद में 98.2% कोविड का टीकाकरण जनता को लगा दिया गया है। आज बस्ती जिले में जिला अधिकारी बस्ती सौम्य अग्रवाल के निर्देश पर 20 जनवरी तक बस्ती जनपद में 100% जनता को कोविड टीकाकरण जनता को लग जाना था, लेकिन आज जिला अधिकारी बस्ती सौम्य अग्रवाल ने समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में 98.2% लोगों को ही टीकाकरण लग पाया है। 1.8% लोग जो बचे हैं, इसमें गर्भवती महिलाएं और भयंकर बीमारी के लोग बचे हुए हैं। उनको डॉक्टरों की सलाह पर ही उनको भी कोविड-19 का टीकाकरण लगवाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों से जिले के लगाए गए कर्मचारी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने पर जिला अधिकारी बस्ती उन लोगों को भी बधाई दी। जिला अधिकारी बस्ती सौम्य अग्रवाल ने यह भी कहा कि टीकाकरण लग जाने से अब बस्ती जनपद की जनमानस पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण 62% हो चुका है। जल्द ही 100% भी हो जाएगा। जनपद बस्ती में अभी तक 98.2% जो है फर्स्ट डोज का टीकाकरण हो गया है। अब जो हमारा शेष लगभग 1.8% बचा हुआ है, उसके लिए सारे गांव में नई ड्यू लिस्ट तैयार करवा ली गई है नए सिरे से, और सबको जो है आज फील्ड में सब लोग निकले हुए हैं। अगर कोई रेजिस्टेंट है, कोई किसी को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ रही है टीका लगवाने के लिए, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे हमारे राजस्व के अधिकारी और पुलिस भी अधिकारी भी रहेंगे, जिससे कि हम लोग किसी का अगर कोई अनुचित डर या भय हो तो हम लोग उसको ख़त्म करके उनको टीका लगवा सकें। का जो टीकाकरण है वो हम लोगों का जनपद में 64% हो गया है। उसकी भी फाइनल ड्यू लिस्ट बनवा दी गई है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है फील्ड में कि वो अधिक से अधिक टीका लगवाएं। और साथ के साथ जो हम लोगों का डेली टारगेट है 15+ बच्चों का, उसको हम डेली एक्सीड कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी गति अच्छी है और जल्दी उसमें कामयाबी हासिल होगी।
बीजेपी को लगा बस्ती जिले में बड़ा झटका। बीजेपी नेता जितेंद्र पाल अपने सैकड़ों साथियों के साथ हुए सपा में शामिल। जितेंद्र पाल पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भी हैं करीबी। बस्ती कार्यालय पर बीजेपी नेता जितेंद्र पाल अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। वहीं पत्रकारों की बातचीत से जितेंद्र पाल ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हर वर्ग के नेता हैं और उन्हीं के बताए निर्देशों पर भी हम हमेशा से चल रहे हैं। उनके अंदर जाति भावना नहीं है। मंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं। यह पूछे जाने पर भी कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, क्या कारण है कि पार्टी छोड़ दिए, तो उन्होंने बताया कि इस सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, नेताओं की ओर समस्या सुनी नहीं जाती, अधिकारी मनमानी कार्य करते हैं, जनता पूरी तरीके से परेशान रहती है। आप सब लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं और जो आपके साथी आए आप लोगों का भी बहुत बहुत बधाई समाजवादी पार्टी के लिए। आप सब इसलिए इस सरकार में ना तो जनता की सुनी जा रही है, ना नेताओं की अधिकारियों की सुनी जा रही है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हम जनता के बीच जाएंगे, भाजपा की कुरीतियों को बताएंगे, जिसमें जनता सपा को वोट करेगी। वही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने बताया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं और साथ ही आज जितेंद्र पाल समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनकी जनता के बीच में अच्छी पैठ है। अपने सैकड़ों साथियों के साथ कार्यालय पर पहुंचे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि इस बार बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर सकेंगे और सपा की सरकार बनेगी। जितेंद्र पाल जी उनका आज आप लोग स्वागत कर रहे हो, ज्वाइन किए हैं और ये पहले आप लोग भाजपा में थे। कैसा आप लोग लगेगा कि आपकी पार्टी को क्या मजबूती मिलेगी, किस तरीके से लोग जो है ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? आदरणीय जितेंद्र पाल जी का आम जनमानस में बहुत ही अच्छी पकड़ है। निसंदेह इनके आने से पार्टी हमारी बहुत मजबूत होगी और आज आपके साथ आपके नेतृत्व में जो सैकड़ों साथियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, मैं उन सब को बधाई देता हूं, उन सब का स्वागत करता हूं और उन सब को शुभकामनाएं देता हूं और उन सब को भरोसा भी दिलाता हूं कि उनके मेहनत से, उनके लगन से, उनके सहयोग से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं उन लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनके दुख सुख में आज जितने भी साथी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं आदरणीय जितेंद्र पाल जी के नेतृत्व में, मैं उन सब को भरोसा दिलाता हूँ कि पूरी समाजवादी पार्टी उनके मान सम्मान के लिए, उनके हमेशा सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहे। देखिए, मुझे 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी में मूक बन के रहना पड़ा। मैं कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन पार्टी और अपने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दिशा निर्देश पे मैं कुछ बोल नहीं सकता था। जो है उनका एक ही था, जहां आप रहिए, समय आएगा, इसका हम जो है समय से बदला लेंगे जो है। और आने वाले समय में जो है, जो आप लोगों को देखिए, अभी 14 तारीख को हम समाजवादी पार्टी का दामन हम थामे हैं और निरंतर समाजवादी पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करके अपने साथियों को लेके हर विधानसभा में जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों को जो है जन जन तक बताने के लिए जो है हमें जो भी करना होगा वो मैं करूंगा जो है। और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बहुत बहुमत से बन रही है जो है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और लोग कहते थे कि वो तो जो है ओबीसी के नेता है, यादव वर्ग के नेता है, लेकिन मैं परसों उनसे मिल के जो है, हमारे मंत्री जी ने ले जाके मिलाया और हाथ मिलवाया, लेकिन मुझे जितना सज्जन, जितना व्यवहारिक आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा कि जो अपने बगल में खड़ा करके किसी भी वर्ग के आदमी को, चाहे सर्व समाज, चाहे ठाकुर हो, बावन हो, किसी तरह के जो है, तो ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री को चाहिए जो हर आदमी पहुंच के अपनी बात को जो है निष्ठा से वहाँ कह चुके। और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। और आप भी जानते हैं यहाँ बेरोजगार किस तरह से सड़क सड़क भटक रहे हैं जो है, किसान जो है फटे हाल घूम रहे हैं, उनको जो है गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। तो हमारी आने वाली जो सरकार है वह किसानों के लिए, गरीब वंचित लोगों के लिए जो है, सर्व समाज के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे जो है। तो मेरा निवेदन है कि आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करें हम लोग जो है और
पुनः जो है हम लोग जो है समाजवाद से जुड़ के उनकी सरकार बनावे जो है। जय हिंद, जय भारत। मेरठ सहित वेस्ट यूपी में आज से शुरू होगा भाजपा के दिग्गजों का चुनाव प्रचार। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज शनिवार से भाजपा के दिग्गज नेताओं का वेस्ट यूपी में दौरा होगा। इस दौरान पार्टी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में पहले चरण का नामांकन पूरा होते ही भाजपा पश्चिम में पूरी ताकत झोंक देगी। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कैराना में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद शामली में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीत का मंत्र देंगे। शाम 5 बजे शाह मेरठ में बैठक करेंगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर में बुलंदशहर में वरिष्ठ जनों के साथ बैठक करेंगे। शाम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सहारनपुर आएंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा द्वारा जारी कार्यक्रमों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दोपहर 2:30 बजे पब्लिक इंटर कॉलेज के मैदान पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद वह कैराना में कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के बाद कस्बे में घर घर जाकर वोट मांगेंगे। 3 बजे शामली स्थित होटल ऑर्चिड में 45 मिनट मंथन करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। इसके बाद मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 5:15 बजे मेरठ में एक होटल में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे बिजनौर के नगीना में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से बुलंदशहर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। यहां से नुमाइश मैदान स्थित निकुंज हॉल जाएंगे और प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। बीसीसीआई विवाद ने प्रदर्शन पर डाला असर। जानिए सीरीज में क्यों भारतीय टीम को मिल रही दक्षिण अफ्रीका में करारी हार। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका में मिली 3 टेस्ट सीरीज के बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज में भी मिली करारी हार। टीम इंडिया 9 साल बाद अफ्रीकी जमीन पर वनडे सीरीज हारी है। पिछली बार 2013 में उसे शिकस्त मिली थी। केएल राहुल की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में मिली इस हार से प्रशंसक हैरान है। एक अनुभवी टीम अपेक्षाकृत कमजोर टीम के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो गई। इस हार के पीछे कई कारणों पर चर्चा हो रही है। कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ कह रहे हैं कि द्रविड़ टीम के साथ संयोजन नहीं बना पा रहे हैं। वहीं कुछ का मानना है विराट कोहली और बीसीसीआई विवाद ने टीम के प्रदर्शन पर काफी असर डाला है। खिलाड़ियों में असमंजस की स्थिति है और वे योजनाओं को सही से नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।